वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या राधे के लिए सलमान खान के फैंस को करना होगा अगले साल की ईद तक का इंतजार? क्या आर्यन खान ने भी डैडी शाहरुख खान के फुटस्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है? अपने बच्चों के 10th बर्थडे पर संजय दत्त ने शेयर की ये गुड न्यूज. सलमान खान के फैंस को फिल्म राधे के लिए करना होगा 7 महीने का इंतजार. राधे ना तो अब इस साल दिवाली और ना ही नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे पर होगी रिलीज. जी हाँ, फिल्म के मेकर्स ने किया फैसला, राधे अब ईद 2021 पर होगी रिलीज. राधे 2020 में ईद फेस्टिवल के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से बाकी फिल्म्स की तरह इस फिल्म की रिलीज को पुश करना पड़ा. और अब जबकि फाइनली सलमान खान ने इस फिल्म की शूटिंग को पूरा कर लिया है, रिपोर्टेडली मंडे को फिल्म की टीम की हुई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग, जिसमें सलमान खान के साथ सोहेल खान, प्रोड्यूसर्स अतुल अग्निहोत्री और निखिल नमित शामिल हुए. रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले फिल्म की टीम ने रिपब्लिक डे वीकेंड के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया, लेकिन जिस तरह थिएटर्स खुलने के बाद अभी भी लोग फिल्म देखने नहीं जा रहे, फिल्म की टीम को लगा राधे जैसी फिल्म की कलेक्शन इससे अफेक्ट हो सकती है और फिल्म को फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ सकता है. यही वजह है कि फिल्म की टीम ने अब ईद 2021 की डेट को फाइनल कर लिया है. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, they were discouraged by the low footfall in theaters ever since they reopened at 50% capacity in several states. Considering Radhe is a big budget movie, the makers calculated that it will earn in the ballpark of rupees 120 crore if released in the current circumstances. Taking this into account, the entire team, including its worldwide distributors, Yash Raj Films, felt it would be wise to release it on May 12, 2021, thus keeping Salman's tradition of Eid offerings alive. एक ट्रेड एनालिस्ट ने भी राधे की टीम के इस डिसीजन को सही बताया है. उनका कहना है, राधे की रिलीज डेट को पुश करने का डिसीजन सही है. It's prudent to release Radhe on Eid next year. Internationally, the makers of Fast and the Furious 2 have pushed Fast 9 by a year. Moving on, बात करें सलमान खान के रियलिटी शो की, तो इस शो से एविक्ट हुए कंटेस्टेंट शहजाद देओल ने शो की फेयरनेस को क्वेश्चन किया है और साथ ही लेजेंडरी सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात कहकर नेपोटिज्म डिबेट को हवा दे दी है. दरअसल बिना पब्लिक वोटिंग के बिग बॉस ने शो में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाते हुए शहजाद देओल को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया और बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद शहजाद ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है, I am really upset at the manner in which I was ousted from the show. When you sign up for the show, you know it is a show where it is about public voting. I can understand if they are bringing twists and leaving the final decisions to others. But then, people should be informed in advance so they can make strategies accordingly. And they should give a chance in such cases to freshers to fight for their spot. I did not even get a chance to do a task and save myself. I'm pretty upset about it. Also, I feel bad for the audience that votes in large numbers. You are playing with their sentiments. Well, सलमान खान का ये शो हमेशा किसी न किसी वजह से कंट्रोवर्सी में रहता है और अब शो पर नेपोटिज्म के एलिगेशन भी लगने लगे हैं. क्या आर्यन खान ने भी डैडी शाहरुख खान के फुटस्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है? क्या सुपरस्टार शाहरुख खान ने सन आर्यन खान को दी उनके करियर की पहली जिम्मेदारी? लगता है शाहरुख खान अब धीरे धीरे आर्यन खान को दे रहे हैं छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिपोर्टेडली इसके तहत आर्यन खान को शाहरुख खान से मिला फर्स्ट प्रोजेक्ट.
जहां शाहरुख खान ने रिसेंटली अपनी क्रिकेट टीम के लेटेस्ट एंथम लफाओ को अनवेल किया, वहीं इस सॉन्ग के क्रेडिट्स को ध्यान से देखा जाए तो इसमें वीडियो को कॉन्सेप्चुअलाइज और डेवलप करने का क्रेडिट आर्यन खान को दिया गया है। यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के इस न्यू एंथम लफाओ के वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट आर्यन खान ने डेवलप किया है। आपको बता दें, जहां शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान अपने डैडी की तरह एक्टिंग करना चाहती हैं, वहीं आर्यन खान फिल्म मेकिंग का एम्बिशन रखते हैं और आर्यन खान यूएस में फिल्म मेकिंग को स्टडी भी कर चुके हैं। फिलहाल शाहरुख खान अपने बेटे के बनाए गए एंथम सॉन्ग को जमकर प्रमोट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, इस सॉन्ग के थ्रू लंबे समय बाद शाहरुख खान के फैंस उन्हें कुछ देर के लिए ही सही पर ऑन स्क्रीन देख पाए। मूविंग ऑन, बिहाइंड द कैमरा वर्क करने में दिलचस्पी रखने वाले आर्यन खान ने लास्ट ईयर डैडी शाहरुख खान के साथ द लायन किंग के हिंदी वर्जन के लिए डबिंग की थी। और इस साल वो अक्सर डैडी शाहरुख खान और सिस्टर सुहाना खान के साथ स्टेडियम में अपनी टीम को सपोर्ट करते नजर आए। कलरफुल एंड अपबीट ट्रैक लोगों को काफी पसंद आ रहा है एंड सीम्स आर्यन खान पूरी तरह से रेडी हैं टू ट्राई हिज हैंड इन अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। लेट्स सी कि आर्यन खान का नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब तक टेक ऑफ करेगा। गुड न्यूज फॉर संजय दत्त फैंस। संजय दत्त ने अनाउंस किया कि अब वो हैं कैंसर फ्री। अपने बच्चों के 10th बर्थडे पर संजय दत्त ने शेयर की ये गुड न्यूज। एक्टर संजय दत्त इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगे आफ्टर ही रिटर्न्ड होम फ्रॉम हॉस्पिटल एंड अनाउंस्ड द न्यूज ऑफ हिम विनिंग द बैटल अगेंस्ट कैंसर। He wrote, "On the occasion of my kid's birthday, I am happy to come out victorious from this battle and be able to give them the best gift I can, the health and well-being of our family." Well, Sanjay Dutt Wednesday को अपने twins शहरान और इकरा के 10th birthday celebration में शामिल नहीं हो पाए, but he celebrated the special day through video call, and here are the glimpses of the birthday celebration जिन्हें संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त ने किया शेयर। संजय दत्त की इस हेल्थ अपडेट शेयर करने के बाद उनके फैंस से लेकर फ्रेंड्स और वेल विशर्स सभी हैं ओवरजॉयड। हाल ही में संजय दत्त की एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें वो काफी वीक लग रहे थे और उनके फैंस हो गए थे वरीड। लेकिन फिर संजय दत्त का ये वीडियो सामने आया जब वो पापराज़ी को ग्रीट करते नजर आए। अभी बीमार नहीं हो ऐसा मत दिखता। इस दौरान संजय दत्त ने एक वीडियो भी रिलीज की थी जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था that he will come out of this deadly disease soon. This is the recent scar in my life, but I'll beat it. I'll be out of this cancer soon. Inshallah soon. Thanks. We are happy that your health is good. You are rocking. You are a rock star. So we are very happy. I'm getting this back for from Army. ये आ रहा है, आस्ते आ रहा है। You're a strong man. You have seen everything in life, Papa. You're a strong man. And I'm really happy. I'll get out of this. फिलहाल
संजय दत्त अपनी फिल्म शमशेरा की डबिंग में बिजी हैं और जल्द ही KGF चैप्टर 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। I'm happy to be on the sets again and कल शमशेरा की डबिंग है तो वहाँ पे भी मजा आएगा। आपको बता दें कि इस साल अगस्त में जब संजय दत्त हॉस्पिटलाइज हुए थे तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद संजय दत्त ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके कहा था दैट ही इज टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। और फिर इसके बाद संजय दत्त को लंग कैंसर होने की रिपोर्ट्स सामने आई थी। Welcome to Speak Easy. I'm Ruchani, and today I'll be chatting with a prolific director. She's represented India internationally. She's extremely acclaimed because of her work. She's also an activist. And she specifically tells so many stories that try to break cultural barriers and truly represent a culture in its true form. I'm of course talking about the very talented Meera Nair. Thank you so much, Meera, for taking our time, and of course, congratulations. It's out there for everybody to see now soon. I know the baby is out. Is very happy to be here, Rudrani. Thank you for inviting me, and for the audience that I hope will be seeing A Suitable Boy very soon. Do you agree it is really time that we told more such stories? And of course, this being the beginning. Well, The Crown in Brown was referred to by me as a joke to Of course. tell them that, this is not some little bitty thing, A Suitable Boy. This needs to have the sweep and the magnificence and the layering of what you know in The Crown, except that we are brown, and I said Exactly. that with irony because inevitably the Crown in Brown is a discounted budget, version. So, Of course. and the beauty of what we do and all of us, my great filmmaking team that has made A Suitable Boy do, is that we don't show you the struggle, Yeah. that it takes, and we don't want to show you the struggle that will create the same magnificence or the similar sweep and grandeur and refinement and beauty, that are in these series, as if we had the whole world at our disposal, but we didn't. We had our country, we had our great India, and we had our great actors, and we had this extraordinarily great novel that I was determined to not, to do justice to, In our country, while this releases, just some time back, you saw the outrage over an ad that spoke just about secularism. It was about two families coming together for a celebration, and the religion was being constantly highlighted, and that became an outrage to an extent that content had to be got out. You did not simmer down the politics of Suitable Boy. This was an enormous point for me about why I needed to make A Suitable Boy, because I really wanted to hold a mirror to the society we are living in today, and not make it some kind of museum period piece. Even in the treatment of Lata and who she might be, but also in the politics of that moment, which I didn't invent. Vikram had already written it, in the novel, and he had the prescience to actually weave in the Babri Masjid, example, for instance, into the story of A Suitable, where the Raja of Mar insists on building a temple of Shiva in front of ancient mosques that have been there for centuries, and the trouble that foments in our story. And not just, and this is post-partition India, free India, finding its way towards its first democratic election, but still the seeds of the schisms that we see today were planted then. My mother would tell me, Diwali hum karte the aur tab Eid ke liye hum wahan jate the aur tab yahan karte. It was like this, and now it's like the cudgels of the world, are all fast tracking this overt nationalism that does not belong, actually, is not in the spirit of who we are. Even as a Hindu nation, even if they were to say that, Hinduism was something that I have been raised to embrace everything, not to build walls within it, What were those
really those highlights and those high points which you had to overcome to reach where you are today? What were those little things that you changed? Because there are a lot of filmmakers who look up to you, who want to tell stories that are true to our origin, but yet break barriers. And the problem that you faced here in India, and when you, of course, when you travel and you go there and make it. So just if you could tell me a few of those. When I was 22 and I got my first grant here to make a film on an Indian immigrant, my first documentary, So Far from India, I said, everyone sort of always intimated that I should be grateful. And I said, I'm not going to be grateful, because what I'm going to bring to you is something that only I can bring to you. I'm going to bring to you the depth and width of the new America in a way that you will never have access to unless I brought it to you. So don't mean to be ungrateful here, but just put grateful and gratitude on the side, because what we can do is not what you can do, So true. And that is what makes, in this case, America, like, more interesting. And that is also what makes India, to go back to the earlier question of, what we're facing now, that is what has made India so powerful, is its plurality. But which is not to say that it is not a lonely business. It is getting less lonely now because the world has been forced to change. Black Lives Matter has happened, thank God, and so has the Me Too campaign, and so has so has basically the inequity between women and men in our industry. These are movements that are so, the time has come, and I'm so energized by that. But I did this 30 years ago in a loneliness, but there is a great joy and privilege in saying it the way you want to say it. You don't think you'll have an audience, but when I made Mississippi Masala, I went to England for publicity, and I saw 4 lines, like blocks of people waiting. And they were all interracial. They were all black, brown, white. They were all people who had never seen themselves on screen. And I thought to myself, God, I actually have an audience for this, and because I was not the white filmmaker who had all these openings and things around me. I didn't have that. Although I did with Salam Bombay, it was also the first time, like a Hindi movie got out into the whole world. But it's the trouble. That's why The Crown and Brown is a ironic comment for me, because it's always about money. We are supposed to do it for much less. Besides Irfan, there are very few actors. There are, of course, this Priyanka and all, they're coming up, who are today recognized worldwide for the work they're doing. And a lot of people are doing that. What do you think about it? Do you think there will be a time soon that happens? The entire tag of Bollywood is going to be broken and looked beyond. And of course, we know there'll never be another Irfan, and how much we miss him. That's, of course, going to be there. I just had a tribute to my work at the American Film Institute yesterday, and they started with this huge clip from the namesake of Irfan, of the train crash, him holding the Gogol book. And by the time that scene finished, I couldn't even speak, because I was just overcome. I had not seen it in so long, and just to be with Irfan again. Actually, long time ago, while making Mississippi Monsoon Wedding, I sort of stopped going there. I loved these actors. I remember seeing Shefali Chaya at the time, and I just cast her on the telephone as Ria in Monsoon Wedding, and she came right on board. I mean, these are great actors, but now the time has changed, and because now the actors here, I think, will have smelled the horizons beyond, and I think that fear and habit that keep them in the Bollywood zone will not make them this time stay there. They can cross the oceans and do several things. I think that Ishaan Khatter is going to be, enormously eaten up in the best sense of the word by the world. Vijay Varma, I just can't wait for, he's like Jim Morrison today. Wow. Yeah, he's so good.
He's so good. He's so amazing. And Lata, of course, Tanya Maniktala is going to, she's already got the Rising Star Award at the Toronto Film Festival, which is the biggest prize for a young newcomer, for an actor, where they take you to Hollywood and introduce you to everyone. I mean, they set you up in a way that's kind of interesting. So, I mean, and not just that our actors can look to the West. It's not only that at all. It's that they can look to themselves in a way that will work there, but will work here. Thank you. Thank you so much. This was such a joyful conversation. I really had so much fun knowing you better, Meera. We're going to do this again, hopefully. Thank you. Thank you. Coming up on the show, सलमान खान, कटरीना कैफ और रणवीर सिंह के डबल मीनिंग मीम्स से नाखुश हैं कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर नवरात्रि को लेकर आए इन डबल मीनिंग मीम्स को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी। सलमान खान से लेकर कटरीना कैफ और रणवीर सिंह के ये मीम्स नेटिजन्स को नहीं आ रहे पसंद। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मीम को शेयर करने वाले हैंडल एरोस नाउ को बॉयकॉट करने के लिए बॉयकॉट एरोस नाउ का ट्रेंड किया शुरू। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इन वायरल डबल मीनिंग मीम्स को किया स्लैम। सोशल मीडिया यूजर्स के इस व्यू पॉइंट को कंगना रनौत ने किया एंडोर्स। कंगना रनौत ने एरोस नाउ को स्लैम करते हुए अपने एक पोस्ट में लिखा है, We must preserve cinema as a community viewing theatre experience. It's more difficult to enthrall large section of audience than sexualized content for personal viewing. Digitization of art faces this major crisis. All streaming platforms are nothing but a shame at Eros Now. कंगना रनौत ने आगे अपने पोस्ट में OTT प्लेटफॉर्म्स को ये भी कहते हुए टारगेट किया है कि वायलेंट और सेक्सुअल कंटेंट के अलावा बाकी कंटेंट को OTT प्लेटफॉर्म प्रेफर नहीं करते। कंगना रनौत wrote, Even on international streaming platforms, the nature of the content is sensational. We need to manufacture overtly sexual, deeply gruesome, brutal, violent content, essentially to arouse the viewer's sexual appetite. Very difficult to get any other content cleared by their teams. इन ट्वीट्स पर जब इंटरनेट यूजर्स ने एतराज जताया तो एरोस नाउ ने इसके लिए अपोलोजाइज किया और कहा, We at Eros love and respect our cultures equally. It is not, and it has never been our intention to hurt anyone's emotions. We have deleted the concerned posts and we apologize for having offended anybody's sentiments. Moving on, बात करें कंगना रनौत के घर में चल रहे सेलिब्रेशंस की, तो उनके कजन ब्रदर करण की शादी हो चुकी है और कंगना रनौत ने करण और उनकी वाइफ के साथ ये अडोरेबल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कंगना रनौत ने इस वीडियो के साथ एक इमोशनल पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। She wrote, करण और अंजलि को आशीर्वाद दें, आज हमारे घर बेटी आई है, मगर जब मैं अंजलि के माता पिता के बारे में सोचती हूँ तो दिल भारी हो जाता है। आज उनका घर सूना होगा, उन्होंने अपने दिल का एक हिस्सा काट कर हमें दे दिया। आज उनकी बेटी का कमरा खाली हो गया होगा। कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं। वैसे कंगना रनौत के इस सेलिब्रेशन के बीच रंग में भंग तब पड़ गया जब न्यूज आई कि कंगना रनौत को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है और उनके खिलाफ दर्ज FIR में सेडिशन जैसे गंभीर धाराओं को शामिल किया गया है। और इस बड़ी न्यूज पर कंगना रनौत ने रिएक्ट भी किया है। कंगना रनौत wrote, ऑब्सेस्ड पेंगुइन सेना, पप्पू प्रो ऑफ महाराष्ट्र, बहुत याद आती है कंगना, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाऊंगी।
कंगना रनौत की लाइफ से कंट्रोवर्सीज इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही। अब देखना होगा मुंबई पुलिस के समन का कंगना रनौत कैसे जवाब देती हैं।